दो तीन अहम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। देखिए, एक्सपेरिमेंट या तजर्बा जब हम करते हैं तो हमने अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करना होता है कि वो सही है या गलत है। सही है। अच्छा, अब हम साइंस में जब भी कोई तजर्बा करते हैं तो वो एक कंट्रोल्ड तजर्बा होता है, यानी उसके अंदर हम जो कंडीशंस रखते हैं वो हम इस तरह से रखते हैं और ग्रुप्स हम दो बनाते हैं कि हम ये हमारे ऊपर ये 100% क्लियर हो जाए कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो दुरुस्त है या गलत है। मिसाल के तौर पे हमने ये चेक करना है कि क्या पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है खुराक बनाने के लिए, ग्लूकोज तैयार करने के लिए। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने इसको अगर प्रूव करना है, हम उसके लिए दो ग्रुप्स बनाएंगे। एक ग्रुप को हम कहेंगे तजर्बाती ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरे ग्रुप को हम नाम देंगे कंट्रोल्ड ग्रुप। सही है। अच्छा, कंट्रोल ग्रुप वो होगा जो हमने जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को फराहम की हुई है, यानी ऐसे पौधे उस ग्रुप के अंदर हम रखेंगे जिनको हमने कार्बन डाइऑक्साइड दी है, यानी उसको हमने बिल्कुल नॉर्मल हालात में उसको रखा है। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसकी तमाम कंडीशंस और तमाम जो हालात हैं वो भी सेम होंगे जैसे कंट्रोल ग्रुप के हैं, मगर एक जो चीज़ जो हमारा क्वेश्चन है, जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, हाँ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे जो वेरिएबल है, हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जो पौधे हम लेंगे सैंपल के तौर पे, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड फ्राहम नहीं करेंगे। सही है। फिर हम देखेंगे कि क्या दोनों ग्रुप्स सेम रिजल्ट दे रहे हैं या डिफरेंट रिजल्ट दे रहे हैं, यानी अगर तजर्बाती ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप दोनों के नताइज सेम आते हैं एक जैसे, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, वो हो या ना हो, पौधा अपनी जो फूड है वो तैयार कर सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल ग्रुप में जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड फ्राहम की है वो फूड तैयार करता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके पौधे फूड तैयार नहीं कर रहे, इट मीन्स के हमारा जो हाइपोथेसिस है कि खुराक तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है, तो वो प्रूव हो रहा है कि वो बात सही है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पौधों ने खुराक तैयार नहीं की। इससे क्या साबित हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है खुराक तैयार करने के लिए। ठीक है। तो ये जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बायोलॉजी के अंदर ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे हम दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक हम कंट्रोल ग्रुप होता है और एक दूसरा जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप को हम नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर हम उस वेरिएबल को देखते हैं कि इसको हमने वहाँ पे अप्लाई करना है या नहीं करना, यानी दोनों ग्रुप्स के अंदर हम एक वेरिएबल का फ़र्क रखते हैं। इसके ऊपर मैं मिसाल दे देता हूँ कि सेकंड चैप्टर में जब हमने मलेरिया की हिस्ट्री पढ़ी है और उसमें हमने हाइपोथेसिस बनाया था कि मलेरिया की बीमारी की जो वजह है वो एक जरासीम है, एक वायरस है, जिसको हमने बाद में प्लाज्मोडियम का नाम दिया। अच्छा, अब हम इस हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए जब हम तजर्बा करेंगे तो उसमें हमारे पास दो ग्रुप्स होंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और एक कंट्रोल्ड या नॉर्मल ग्रुप होगा। हम कंट्रोल ग्रुप के अंदर सेहतमंद लोगों को रखेंगे और जो तजर्बाती या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके अंदर हम उन मरीज़ों को रखेंगे जिनको मलेरिया हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों के ब्लड सैंपल्स लेंगे, दोनों ग्रुप्स के अफराद का, और उसको फिर हम टेस्ट करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी जिनको मलेरिया हुआ है उनके खून में और जो नॉर्मल लोग हैं उनके खून में हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, ये उस वक्त साबित होगा जब
मरीज़ों के अंदर, मरीज़ों के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाए और जो नॉर्मल अफराद हैं उनका ब्लड जो है वो क्लियर हो, उसमें ये ना हो, ये प्लाज्मोडियम मौजूद ना हो। सही है। तो ये एक तरीक़ाकार है तजर्बात करने के लिए, जिसमें हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक कंट्रोल्ड ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल्ड ग्रुप को हम सारे नॉर्मल हालात या कंडीशंस देते हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसको हम वेरिएबल फ्राहम नहीं करते। थैंक यू।